Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the 68th chapter of Indian polity, right? And रेफरेंस यहाँ पे मैंने लक्ष्मीकांत के बुक से लिया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, लेट इट भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, देन ये मस्ट रीड बुक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए मैंने इसको ट्राई किया है कि इस थोड़ा बल्कि बुक हो जाता है, एक्चुअली पूरा कंटेंट है इसमें, बहुत बल्कि तो नहीं फिर भी एक मतलब मोटी किताब है ये। तो मैंने ट्राई किया है कि आप इसको जल्दी से जल्दी कवर कर लो मेरे वीडियोस के थ्रू। वीडियोस में मैंने एवरीथिंग मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन कर दूं बिना किसी कंटेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़े हुए। मैं सारी बातें यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, तो आपको फायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा एंड साथ में आपको नोट में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नोट जो होगा, नोट आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। उसका मैं लिंक, इसका पीडीएफ बना के सबका क्लास का कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको लिंक दे दूंगा, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो भी वीडियो देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन को खोलना, आपको उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है उसको और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। एक बार अगर आपने वीडियोस देख ली, जो कि आप 7 से मतलब 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हो इस कोर्स को, पूरा इंडियन पॉलिटी को इस टाइप से मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आप अगर चाहो तो पीडीएफ से आप 5 या 6 घंटे में इसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो बहुत आसान हो जाएगा। जब आपका एग्जाम काफ़ी करीब होगा तो आप कम से कम 20 बार भी रिवाइज कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। 20 बार 10 बार जितनी बार रिवाइज करना चाहो उतनी बार रिवाइज कर सकते हो। एंड बिलीव मी, एक बार आपने ये काम कर लिया ना तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दैट इज़ माई गारंटी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इससे पहले बता दूं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इससे होगा ये कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप अपडेटेड रहोगे मेरे वीडियोस से, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाओ। एक एक करके पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की क्या राइट्स हैं एंड क्या उनकी लाइबिलिटीज है। राइट्स मतलब कि क्या क्या वो सोवरेन कर सकते हैं, एंड लाइबिलिटी मतलब कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां क्या क्या है। तो इसको एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रखा गया है अंडर आर्टिकल 294 टू 300, और ये पार्ट 12 में रखा गया है, ठीक है। हमारे 25 पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। उसमें से जो 12वां पार्ट है उसमें आर्टिकल 294 से लेकर 300 के बीच में राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट को रखा गया है। यहाँ पे बात अगर करें कि क्या क्या वो राइट्स हैं लाइबिलिटीज हैं, तो प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों की राइट्स को, प्रॉपर्टीज को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, लाइबिलिटीज को, ऑब्लिगेशंस को, सूट्स को रखा गया है आर्टिकल 294 से 300 के बीच में, जो कि पार्ट 12 में आता है, ठीक है। सिंपल सी बात, मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट की। एंड इस पर्पस के लिए इनको एक यूनियन एंड स्टेट को जुडिशियल या फिर लीगल पर्सन माना गया है। कहने का मतलब है कि जो यूनियन होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगा वो एक लीगल पर्सन की तरह माना जाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टी कौन होल्ड कर सकता है, लीगल पर्सन ही होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस पर्पस के लिए इसको यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लीगल पर्सन माना गया है। इनफैक्ट इन पे स्यू भी चलाया जाता है, इन पे कार्रवाई भी की जा सकती है यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो तभी की जा सकती है जब तक इनको ज्यूरिडिक्शनल या फिर लीगल पर्सन का स्टेटस ना दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। हम अब बात करेंगे एक एक करके कि क्या क्या प्रॉपर्टीज यूनियन एंड स्टेट के पास है। सबसे पहले सक्सेशन में क्या क्या मिला। सक्सेशन मतलब कि एक छोड़ के गया तो दूसरे ने सक्सीड कर लिया। सक्सेशन से मतलब मेरा ये है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, इनफैक्ट जब हम आज़ाद हुए तो उससे पहले जो हमारे मतलब राइट्स थे, प्रॉपर्टीज थे, वो कौन होल्ड करता था, तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट उसको होल्ड किया करती थी। लेकिन चूंकि हम आज़ाद हो गए तो वो सारी प्रॉपर्टी जो डोमिनियन ऑफ इंडिया या फिर जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश के या फिर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भी प्रॉपर्टीज वो लोग होल्ड करते थे, ऑल प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स होल्डेड बाय डोमिनियन ऑफ इंडिया और प्रोविंस और इंडियन प्रिंसली स्टेट, now they were actually vested in the union
और द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, मतलब कि जिस स्टेट में था वो उस स्टेट को दे दिया गया और यूनियन गवर्नमेंट को भी दी गई। लाइकवाइज ऑल राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस जो थी उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया या फिर प्रोविंस या फिर किसी इंडियन स्टेट की, वो भी दे दिया गया किसको, यूनियन गवर्नमेंट को या फिर कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट को। कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट से मेरा मतलब है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है राजस्थान में, वो पहले राजस्थान का जो प्रिंसली स्टेट था वो होल्ड करता था, अब वो आज़ाद हो गए हम लोग, सब कुछ क्लियर हो गया, तब वो जो प्रॉपर्टी है वो किसको दी जाएगी, तो राजस्थान गवर्नमेंट को। ऐसे ना, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट से मेरा मतलब ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्चीट, लैप्स एंड बोना वेंकेटिया, ये 3 टर्म्स है जिसके थ्रू भी प्रॉपर्टी एक्वायर किया स्टेट गवर्नमेंट ने और यूनियन गवर्नमेंट ने। ये कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। इस चीट का मतलब होता है कि जब डेथ हो जाता है किसी पर्सन का जो कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, मान लो एक रमेश नाम का व्यक्ति है जो कि कुछ प्रॉपर्टी होल्ड किया है इसने, और इसका डेथ हो गया, इसका कोई लीगल हायर नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे इस चीट, ठीक है, इस चीट कहेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर कर लेती है। देन लैप्स का मतलब यह है कि टर्मिनेशन ऑफ राइट्स थ्रू डिसयूज और फेलियर टू फॉलो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, मतलब कि लैप्स तब होता है, मान लो कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है एंड इसके राइट को ख़त्म कर दिया गया, मतलब कि भाई आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, थ्रू डिसयूज और फेलियर टू फॉलो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो व्यक्ति ए ने फॉलो नहीं किया तो इसके राइट्स को ख़त्म कर दिया गया, इसे कहते हैं लैप्स, ठीक है। सरकार लैप्स वाली प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है। देन बोना वैकेंटिया वैसी प्रॉपर्टी होती है जो फाउंड की जाती है विदाउट एनी ऑनर। ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई ऑनर ही नहीं है। मान लो किसी स्टेट में, सपोज यूपी में, एक ऐसी प्रॉपर्टी पता चली जिसका कोई मालिक का नाम ही नहीं है, जिसका ऑनर ही नहीं है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, बोना वैकेंटिया, ठीक है, बोना वैकेंटिया। इस प्रॉपर्टी को भी सरकार अपने वेस्ट करा लेगी, जिस स्टेट में सिचुएटेड होगा उस स्टेट वाली सरकार इसको ले लेगी, या फिर मान लो कुछ केसेस में कि यूनियन गवर्नमेंट को भी जाता है ये, जहाँ पे कोई जैसे मान लो कि यूनियन टेरिटरी में है तो प्रॉपर्टी किसको जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी वेल्थ से मेरा मतलब ये है कि ऑल लैंड्स, मिनरल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू अंडर द टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर किसे कहते हैं, मान लो इंडिया की ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन, यहाँ पे सी वाटर्स है, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर किसे कहते हैं, यहाँ से इस बाउंड्री से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक जो भी एरिया होगा उसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी जो प्रॉपर्टी होंगी, जो इसके, देखिए अब आप कहोगे कि लैंड कहाँ होता है वाटर में, तो लैंड होता है, ठीक है, वाटर में लैंड होता है, जैसे कि आप ऊपर आप पानी दिखता है, नीचे उसके लैंड ही तो है, और क्या है। देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक जिसने जियोग्राफी पढ़ा होगा उसको पता होगा, ये एक ऐसा एरिया होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ऐसे जैसे मान लो ये लैंड यहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके बाद ये ऐसे थोड़ा डिक्लाइन करता है, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, ठीक है। बाद में जाके ये डीप हो जाता है, फिर नीचे जाके फ्लड प्लेन्स बनते हैं, जो कॉन्टिनेंटल जो मतलब वाटर में फ्लड प्लेन्स होते हैं वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये जो डिक्लाइनिंग, जो धीरे धीरे नीचे डिक्लाइन करने वाला एरिया होता है, एक स्लोपी एरिया होता है, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। यहाँ पे भी जो भी मिनरल्स, मटेरियल्स, लैंड वगैरह जो भी है वो भारतीय सरकार का होगा, ठीक है। एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द इंडिया वेस्टेड इन द यूनियन। ये सारी जो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारी जो मैंने अभी बातें बताई टेरिटोरियल वाटर में, जो भी आपको ऑल लैंड्स, मिनरल्स और अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, ये सारी जाएंगे किसको, यूनियन गवर्नमेंट को। अब एक बात और बता दूं कि EEZ क्या होता है, जिसको हम ब्रॉडेन करें तो ये बनता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक ऐसा जोन है जो मतलब ऐसे बाउंड्री है, यहाँ से अगर 200 नॉटिकल माइल का एरिया आप लोगे तो इसको EEZ कहते हैं, ठीक है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे भी जो लैंड्स, मिनरल्स या फिर अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू जो भी मिलता है
वो सब भारतीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं आता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु का ये सीशोर है, तो क्या ये यहाँ से जो एरिया फर्दर टेरिटोरियल वाटर या फिर उसके आगे भी अगर जैसे 200 नॉटिकल माइल तक जाए EEZ तक, तो क्या ये तमिलनाडु को दिया जाएगा? नहीं, एब्सोल्युटली नो, ये दिया जाएगा यूनियन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन बाय लॉ। अब सरकार जब चाहे तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट से एक एक्ट पास कर दे, लॉ पास कर दे, और कंपल्सरली एक्विजिशन करा सकती है किसी की प्रॉपर्टी को भी, किसी के भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है सरकार के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट बना दे, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो अपने खुद का स्टेट लेजिस्लेचर से एक्ट पास करके किसी भी पर्टिकुलर लैंड को एक्वायर कर सकती है। 44वां साथ में जब संशोधन आया 1978 में, तो इसने पहले क्या होता था, जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती थी कहीं की भी, तो उसके ऑनर को वहाँ पे कंपनसेशन देना कंपलसरी था। लेकिन 44वां जब संशोधन हुआ 1978 में, तो इसने एबोलिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि कहता था कि कंपनसेशन देना ही देना है एक्सेप्ट 2 केसेस में। मतलब कि कंपनसेशन पहले सारे केसेस में देने होते थे, लेकिन 44वें संशोधन ने कंपनसेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन 2 केसेस के लिए छोड़ दिया। वो 2 केसेस क्या है? अगर किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है और जो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर की जाती है तो वहाँ पे कंपनसेशन देना कंपलसरी हो जाता है। साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति की लैंड को एक्वायर किया गया है जो उसका पर्सनल कल्टीवेशन में यूज करता है वो बंदा, एंड वो लैंड उसके स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट के अंदर है। मतलब सरकार की जो स्टैट्यूटरी सीलिंग है, स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट क्या होता है, मतलब कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना लैंड होल्ड कर सकता है वो सरकार डिसाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द सीलिंग लिमिट्स। वो लिमिट के अंदर है और उसका पर्सनल कल्टीवेशन में उसको यूज किया जाता है, तो उस व्यक्ति को भी कंपनसेट करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्विजिशन अंडर एक्सिक्यूटिव पावर, नॉट ओनली लॉ बना के सरकार चाहे तो एक्सिक्यूटिव पावर से भी अपना, यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्सिक्यूटिव पावर से भी कोई सी भी प्रॉपर्टी को या तो एक्वायर कर सकती है, फिर होल्ड कर सकती है, फिर डिस्पोज कर सकती है, मतलब सेल भी कर सकती है। ठीक है, तो ये भी प्रोविजन है, नॉट ओनली लॉ बना के, एक्सिक्यूटिव पावर से भी ये किया जा सकता है। सूट्स बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब देखिए ये बात समझिए कि सरकार के अगेंस्ट में केस किए जाते हैं और सरकार भी केस करता है। ठीक है, लोगों के ऊपर, लोग सरकार के ऊपर केस करते हैं, सरकार भी लोगों के ऊपर केस कर सकता है। तो ये कैसे होता है आप इसको समझिए। आर्टिकल 300 में कहा गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी स्यू और कैन बी स्यूड बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड द नेम ऑफ स्टेट। तो जब भी कोई केस करेगा, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी के ऊपर केस किया, मान लो व्यक्ति है राम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस किया, तो वो केस कैसे आएगा? द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राम, ऐसे केस आएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी स्टेट ने केस किया, सपोज बिहार ने केस किया, तो आएगा द गवर्नमेंट ऑफ बिहार वर्सेस राम। ठीक है, तो ऐसे होता है। अगर राम ने इनके ऊपर किया तो ऐसे हो जाएगा, राम वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ बिहार या फिर राम वर्सेस द सेंट्रल, द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। तो केस दोनों कर सकते हैं, कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई और सरकार भी कर सकता है। सरकार के ऊपर भी केस हो सकता है, सरकार भी केस कर सकता है किसी के ऊपर। द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स आर द लीगल एंटिटीज फॉर दिस पर्पस एंड नॉट द गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट होगी वो उसके ऊपर केस नहीं होगा। मतलब कि मान लीजिए कि बिहार में, वो मेरा एग्जांपल थोड़ा सा गलत हो गया, मैं भी बताता हूँ आपको। बिहार में मान लीजिए कि जब केस बिहार गवर्नमेंट कर रही है, बिहार गवर्नमेंट नहीं, बिहार स्टेट कर रही है, तो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राम होगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार नहीं होगा। बिकॉज जो सरकार चुनी हुई है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई, उसके अगेंस्ट में केस नहीं किया जा सकता है, और ये सरकार भी नहीं केस कर सकती। हमेशा स्टेट को लीगल एंटिटी बनाया जाता है। बिहार एक लीगल एंटिटी होगा,
या फिर सेंटर एक लीगल एंटिटी होगा जिसको यूनियन कहते हैं। तो ये बात समझ लो कि गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं होता है बल्कि यूनियन के ऊपर होता है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं होता है बल्कि बिहार के ऊपर केस होता है। अगर स्टेट के ऊपर होगा लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो फिर से सुनना मेरी बातों को। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट वाज suable for contracts but not for torts, that is wrong committed by its servants। torts का मतलब क्या होता है, जब भी मान लीजिए सरकार का कोई सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट जो होता है, वो कोई रॉन्ग कमिट करता है अपने इन रेस्पेक्ट ऑफ सोवरेन फंक्शन। इनका सोवरेन फंक्शन होता है, एक नॉन सोवरेन फंक्शन भी होता है। तो सोवरेन फंक्शन में इसके लिए कोई भी स्यू नहीं किया जाएगा सोवरेन फंक्शन में। ठीक है, तो सोवरेन फंक्शन है क्या, मैं बता दूंगा अभी आपको। लाइबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट समझ लो सबसे पहले। लाइबिलिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट जब भी होता है तो उस केस में स्यूएबल होता है सरकार। तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या। यहाँ पे देखो, द गवर्नमेंट वाज सुएबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स बट नॉट फॉर टॉर्ट्स। तो वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज ऑफ इट्स एक्सिक्यूटिव पावर, दैट इज ऑफ द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, that is for the acquisition, holding and disposal of the property or to carry out any other trade or business or for any other purpose, there are 3 conditions which must be fulfilled, तभी उसको contract कहा जाएगा। If it is made by the president or the governor, or it is and it is executed on the behalf of president and the governor, ठीक है। and थर्ड जो कंडीशन है, एक्सिक्यूटेड बाय सच पर्सन और इन सच मैनर एज द प्रेसिडेंट और गवर्नर में डायरेक्ट और ऑथराइज। इसका मतलब ये है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब वो एक्चुअली प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर एज द केस में भी, मतलब मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रेसिडेंट ने उसको बनाया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रेसिडेंट के नाम पे बना है, ठीक है। और मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट है तो स्टेट के नाम पे वो बना है, ठीक है, तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्सिक्यूशन उसका हो रहा है और एक्सिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो एज द केस में भी, तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जो बंदा है उसको एक्सिक्यूट कर रहा है वो भी उसी मैनर में कर रहा है जो एक मैनर डिसाइड किया गया है, डायरेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के द्वारा या फिर उनके द्वारा ऑथराइज किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। सो गवर्नमेंट, that is union or state government in India, can be sued for torts, civil wrongs done by their officials। अब देखिए, मान लीजिए कि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऑफिशियल्स काम करते होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ ऑफिशियल्स काम करते होंगे, वो उन्होंने अपने सिविल रॉन्ग किया, ठीक है, टॉर्ट किया, सिविल रॉन्ग्स उन्होंने किया, तो उसमें वो लाइबल होंगे कब, जब वो नॉन सोवरेन फंक्शन प्ले कर रहे हैं, नॉट फॉर द सोवरेन फंक्शन। सोवरेन फंक्शन होता क्या है, जैसे कि एडमिनिस्टर करना जस्टिस एक सोवरेन फंक्शन है। कंस्ट्रक्टिंग ए मिलिट्री रोड, दैट इज ऑल्सो सोवरेन फंक्शन। इसमें किसी को किसी का नुकसान हो जाए तब भी इनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता है। कमांडरिंग गुड्स ड्यूरिंग वार, मान लीजिए कि वार छिड़ गई है, उसमें कुछ गुड्स कमांडरिंग की जा रही है, उससे किसी को लॉस हो गया, तब भी इन पर्टिकुलर जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन नॉन सोवरेन फंक्शन में दे आर स्यूएबल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन नागेंद्र राव केस, जो कि 1994 में केस एक आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया एक्चुअली जो सोवरेन इम्यूनिटी है सरकार की, उसको क्रिटिसाइज किया, बोला कि यार सोवरेन इम्यूनिटी के नाम पे आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। अब मान लीजिए आप रोड ही बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टिंग ए मिलिट्री रोड, तो किसी का भी जमीन छीन के आप तुरंत ही रोड बनाने लगो, कहो कि दिस इज माई सोवरेन इम्यूनिटी, तो ये गलत होगा। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू मस्ट अडॉप्ट ए लिबरल अप्रोच एंड यू शुड पे कंपनसेशन टू द रॉन्ग्स आपने जो किया है और जिससे कि क्षति हुई है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये नागेंद्र राव केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। Suits against पब्लिक ऑफिशियल्स, अब हम बात करेंगे जो हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, गवर्नर, सिविल सर्वेंट, जुडिशियल ऑफिशियल्स, उनमें क्या उनको कुछ इम्यूनिटी दी गई है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। उनको उनके ऊपर केस किया जा सकता है कि नहीं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कन्फर किया है कुछ सर्टेन इम्यूनिटीज इनको दिया है, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को मिला है, फॉर ऑफिशियल एक्ट्स एंड पर्सनल एक्ट्स, एंड दीज आर, वो क्या क्या वो इम्यूनिटी है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ऑफिशियल एक्ट, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर कोई ऑफिशियल एक्ट कर रहे हैं, ही और मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन नॉट बी स्यूड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस और देयर आफ्टर, ऑफिशियल एक्ट के लिए, ठीक है। एंड फॉर द एक्ट डन इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑफिशियल पावर एंड ड्यूटीज एंड कैन, बट ये जो एक्ट है होगा, ये ड्यूटी से रिलेटेड या फिर ऑफिशियल पावर से रिलेटेड जो एक्ट होगा, उसको कोर्ट रिव्यू कर सकती है, या फिर कोई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर कोई अदर बॉडी जो ऑथराइज्ड है इस काम के लिए, इधर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है फॉर द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो एक तो सबसे पहले बात कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन इनका एक्ट जो है वो उसको रिव्यू किया जा सकता है ताकि इनके ऊपर इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया जा सके। बट जो एग्रीव्ड पर्सन होंगे, जिनको क्षति हुई है प्रेसिडेंट के एक्ट से या फिर गवर्नर के एक्ट से, वो he can bring appropriate proceedings against the Union of India। डायरेक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर, मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर केस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के ऊपर पर्सनली नहीं कर सकते, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर केस किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल एक्ट्स, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करें तो इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनल एक्ट, एंड नॉर कैन दे बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड। तो जब तक ये मतलब ऑफिस में है लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब है ये इम्यूनिटी। मान लीजिए प्रेसिडेंट है ऑफिस में 5 साल के लिए, गवर्नर है 5 साल के लिए, जनरली जो होते हैं, ठीक है। इस 5 साल में इन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया, पर्सनल एक्ट के तहत कोई क्रिमिनल एक्ट हो गया इनसे, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो नहीं की जाएगी। लेकिन ये अगर ऑफिस से बाहर चले गए, एक बार प्रेसिडेंट का पोस्ट इनका छूट गया, रिटायर, मतलब प्रेसिडेंट अब ये नहीं रहे, उस केस में अगर मान लीजिए क्रिमिनल एक्ट हो जाता है इनसे, तो इन पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। हाउएवर सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड गिविंग देम 2 month एडवांस नोटिस। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को 2 महीने की एडवांस नोटिस देने के बाद इनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है, लेकिन क्रिमिनल नहीं, ठीक है। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या मिनिस्टर्स को भी कुछ इम्यूनिटी है? तो देयर इज नो इम्यूनिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मिनिस्टर्स फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स। हाउएवर दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन एज देयर इन द केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी जो एक्ट लॉ बनता है उसमें काउंटर साइन नहीं करते हैं मिनिस्टर्स, तो हमारे कंट्री में भी नहीं करते। इससे क्या होता है कि दे आर नॉट लीगली लायबल, नॉट लायबल इन द कोर्ट्स फॉर देयर एक्ट्स, ठीक है। जो भी एक्ट बना दिया जिससे किसी को क्षति हुई क्या नहीं, इसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती मिनिस्टर, बिकॉज ये काउंटर साइन नहीं करते हैं। I hope this is clear, and they are also not liable for their official act done by the president and governor on their advice। मतलब कि जब भी बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर कैसे काम करते हैं, इनको एडवाइस पे काम करना होता है। जैसे प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेडेड बाई पीएम के एडवाइस पे ये काम करते हैं, उसमें मिनिस्टर्स होते हैं जो एडवाइस देते हैं इनको। तो इन एडवाइस पे इन्होंने काम किया प्रेसिडेंट ने और कुछ गलत हो गया, तो क्या उन मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई होगी? तो नहीं होगी। लाइकवाइज गवर्नर के केस में भी यही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर्स डू नॉट एंजॉय एनी इम्यूनिटी फॉर देयर पर्सनल एक्ट। पर्सनल एक्ट के लिए इनको पनिश किया जा सकता है, वो चाहे सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो। जुडिशियल ऑफिसर्स ऑल्सो एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लाइबिलिटी in respect of their official acts and hence cannot be sued, and this has been conferred by an act that is the जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, इसने ये जजमेंट दिया, उससे किसी को हानि हो गई, नुकसान हो गया, तो क्या उसको कार्रवाई की जाएगी? नहीं की जाएगी। ये राइट उसको कहाँ से मिलता है?
तो द जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1850 से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। Civil servants are also conferred personal immunity from legal liability for their official contracts। तो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफिशियल पावर पे जो भी ये लोग काम करते हैं उसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बट इट इज़ द गवर्नमेंट दैट इज द सेंट्रल और द स्टेट दैट इज लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कि कोई सरकारी व्यक्ति है और उसको ये काम दे दिया गया कि भाई आप ये काम करो, यहाँ पे आपको ये काम कराना है। उस काम वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है, वो सरकार का कॉन्ट्रैक्ट है, उस व्यक्ति का नहीं है, उस सरकारी कर्मचारी का नहीं है। उससे किसी को नुकसान हो जाता है तो उस सरकारी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि सरकार सेंटर या फिर स्टेट के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। The civil servants also enjoy immunity from legal liability for their tortious acts in respect of sovereign function after giving 2 months notice in advance, but they can be sued। इसका मतलब ये है कि सिविल सर्वेंट्स जब भी कोई सोवरेन फंक्शन में टॉर्टस एक्ट हो जाता है जिनसे, उसमें उनको सोवरेन फंक्शन अगर मान लीजिए किया है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन 2 महीने की नोटिस देने के बाद उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। Criminal proceedings can be instituted against them for acts done in their official capacity with the prior permission of the president or the governor where necessary। ठीक है। तो क्रिमिनल जो भी प्रोसीडिंग होगी, इन्होंने कोई एक्ट ऐसा कर दिया ऑफिशियल कैपेसिटी में जिससे कि क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। ठीक है। मान लीजिए एक एसपी है, उसने क्या किया, बिना किसी आरोप के एक व्यक्ति को सीधा शूट कर दिया और पता चला कि ये तो ऐसे ही है, फर्जरी शूटिंग हुई है, तो उस केस में इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है? डेफिनेटली की जा सकती है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर वेयर नेसेसरी। ठीक है, एज द केस में बी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। दिस इज व्हाट यू कैन हेल्प मी, हाउ you can help me by sharing and by liking these videos, and also subscribe भी करके मुझे हेल्प कर सकते हो। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।